Hello students, welcome to Learn in Commerce. Today in this class, we are going to discuss one of the most important chapter of your course, that is issue of share capital. In this class, we will start with the definition of company, features of company, what are the types of shares and what are the most important terms which are to be used in this chapter. So, पहले आज थ्योरी पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर हम कुछ और चीज़ देखेंगे. Hi everyone, welcome once again in Learn in Commerce. Today we are going to discuss one of the most important topic of your 12th class, that is accounting for share capital, that is issue of shares. Issue of shares is one of the most important topic of the whole 12th class. So be careful in understanding these concepts. So we start here with the issue of shares. पहले बात करते हैं कंपनी की, क्योंकि शेयर्स इशू करती है कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज, इसमें अभी डिफरेंस पढ़ेंगे अभी हम. कंपनी होती क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. तो इस डेफिनेशन से कुछ फीचर्स निकलते हैं कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग पहचान है, यानी कि कंपनी और उसके ऑनर्स दे आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, ये कहावत है. क्योंकि ऑनर बदलते रहते हैं. शेयर्स आज मैं किसी को अपने बेच दूंगा तो वो ऑनर बन जाएगा. तो एक शेयर होल्डर एक ऑनर होता है. अब शेयर होल्डर अपने ये शेयर्स बेचकर किसी और को दे के चला जाएगा तो दूसरा उसका मालिक बन जाएगा, कंपनी चलती रहेगी. तो कंपनी की बिल्कुल अलग पहचान है, जो कि अपने मेंबर से, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर से उसकी पहचान बिल्कुल अलग होती है. फिर एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब जैसे बताया कि कंपनी का हमेशा चलती रहेगी, उसके शेयर होल्डर्स बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं. फिर एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक पर्सन की तरह सारे काम करती है. वो एसेट्स खरीद सकती है, किसी से उधार ले सकती है, किसी चीज़ को बेच सकती है, सब कुछ कर सकती है. बट क्या होता है, एक आदमी की तरह काम करते हुए वो साइन नहीं कर सकती. तो साइन करने के लिए एक कॉमन सील बनाई जाती है जो कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, और कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, वो उस कॉमन सील के ऊपर साइन करेंगे. तो अगर कंपनी की कॉमन सील उस पेपर पे पाई जाती है तो माना जाएगा ये काम कंपनी ने किया है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. तो कंपनी जो है इस कॉमन सील के थ्रू काम करती है, और ये काम करते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो उस कॉमन सील पर साइन करके इस कंपनी के लिए काम करते हैं. कंपनी जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल हैं. कुछ कंडीशन के साथ इन शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है एक कंपनी की, वो लिमिटेड है. जितना पैसा उन्होंने पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो अनपेड अमाउंट है, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जितना पैसा उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक ही रहेगी. यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की तरह यहाँ नहीं होती. यहाँ पर मेंबर्स को सिर्फ उतना पैसा देना है जितना उनका ड्यू बनता है, जो उन्होंने शेयर्स के पैसे देने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देना. तो ये लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड नहीं होती, यहाँ पर लिमिटेड होगी. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ द्वारा क्रिएटेड है. पर्सन को तो भगवान ने बनाया है, पर ये आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग से पहचान है इसकी लीगल तरीके से. परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी हमेशा चलती रहती है. एंड कॉमन सील, और एक कॉमन सील की तरह काम करती है. अब आती है दो टाइप की कंपनीज हैं, वैसे तीन टाइप की कंपनी पढ़ेंगे हम, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. सेक्शन 268 में कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपये होनी चाहिए. और प्राइवेट कंपनी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इनके मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इनके मेंबर्स का जो नंबर है वो भी 200 तक ही लिमिट है, एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स. एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स हैं वो 200 से ऊपर नहीं हो सकते. और ये पब्लिक को अपने शेयर्स इनवाइट भी नहीं कर सकते, यानी पब्लिक में ऑफ़र नहीं निकाल सकते कि पब्लिक इनके शेयर्स खरीद ले. तो पहली बात ये होगी कि प्राइवेट कंपनी जिसकी मिनिमम पेड कैपिटल 1 लाख रुपये होनी चाहिए, बट इसके अंदर ये मेंबर्स शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स इजीली रेस्ट्रिक्शन के साथ ही, मतलब रेस्ट्रिक्शन है इनके पास शेयर ट्रांसफ़र करने की,
देन 200 से ऊपर इनके शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते एक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के अंदर, और ये पब्लिक को अपने शेयर्स इनवाइट भी नहीं कर सकते, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह सकते। पब्लिक कंपनी, सेक्शन 271 में बताया कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसकी मिनिमम पेड कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख या उससे ऊपर। तो साथ साथ एक और चीज़ है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। यानी देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं है वो पब्लिक कंपनीज में आ जाएंगी। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थी शेयर ट्रांसफ़र करने की, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने को रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ पर 200 मेंबर्स की लिमिट है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है मैं शेयर होल्डर्स की, और यहाँ पर प्रोहिबिशन था कि वो पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर दे कैन ईजिली अप्लाई, दे कैन ईजिली इनवाइट द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। यहाँ पर 1 लाख की मिनिमम कैपिटल है और पब्लिक कंपनी में 5 लाख की मिनिमम कैपिटल होती है। और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी ना हो, तो वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। तो ये हो गया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में। अब है 1% कंपनी, ओपीसी। सेक्शन 262 में 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा उस कंपनी का। यहाँ पर कौन ऐसी 1% कंपनी बना सकता है? ओनली एन इंडियन सिटीजन। जो इंडियन सिटीजन हो, जो इंडिया में रेजिडेंट हो, वही 1% कंपनी बना सकता है। उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम उसकी 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी पेड अप कैपिटल, और उसकी एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसकी लिमिट है, कैपिटल उसकी 50 लाख से कम और टर्नओवर उसकी 2 करोड़ से कम 1 साल के अंदर। 2 मेन चीज़ें हैं, और एक इंडियन सिटीजन इस ओपीसी को बना सकता है। उसके अलावा ये कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो ये 3 टाइप की कंपनीज बताई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। अब बात करते हैं शेयर्स। 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो आम पब्लिक के लिए खुले रहेंगे, आम पब्लिक इसको खरीद सकती है, और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो कुछ खास लोगों को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहली बात दोनों में डिफरेंस के लिए रिफंड ऑफ कैपिटल की है। अगर कंपनी जब भी बंद होती है तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करने के बाद में दिया जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर्स का नंबर बाद में आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर द रिफंड ऑफ कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड बिफोर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की पेमेंट की जाएगी, उनको प्रेफरेंस मिलेगी अपना कैपिटल रिफंड के लिए। डिविडेंड के राइट के बारे में बात करें, इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड देने के बाद दिया जाएगा, अगर पैसा बचा, प्रॉफिट्स बचा कंपनी के पास तो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड रहेगा। इसलिए कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड देने से पहले दे दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में भी पहला अधिकार मिलेगा। राइट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, राइट नहीं, ये रेट है। रेट ऑफ डिविडेंड, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स में कोई डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स्ड होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स के फेस पर उसके नाम के साथ, उसकी फेस वैल्यू के साथ लिखा होगा, जैसे कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स। 9% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हो गया कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9% डिविडेंड मिलेगा। ये फिक्स्ड है एनुअल बेसिस पर। अब वो क्वार्टरली मिले, हाफ ईयरली मिले, एनुअली मिले, पर 9% पर एनम का प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी डिविडेंड का कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, वो 5% भी हो सकता है और वो 200% भी हो सकता है। राइट टू वोट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वोट करने का और डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का, जो कंपनी को मैनेज करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता नॉर्मल कॉर्स ऑफ बिजनेस में कि वो मीटिंग्स में वोट कर सकें। उनके पास ये राइट मिल सकता है, लेकिन किसी खास स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही। फिर रिडेम्पशन की बात करें, वापसी की बात करें, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ने भी मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी पैसा लगा रखा है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिडीमेबल होते हैं। एक टाइम के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हो जाती है। एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। तो वैसे 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली आज के टाइम पर रिन्यूएबल ही होते हैं। इक्विटी शेयर्स रिडीम होते ही नहीं। कंपनी के लाइफ टाइम तक इक्विटी शेयर्स कैपिटल की रिडम्पशन नहीं होती, वापसी नहीं होती। हाँ, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है, बायबैक कर सकती है किसी स्कीम के अंडर में। तो इक्विटी शेयर की रिडम्पशन नहीं होती, बायबैक हो सकता है। और प्रेफरेंस शेयर्स के
आज के टाइम पे सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टर्म्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज होंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। देखो, पहला है प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी ने पिछले साल क्या किया, अगले साल क्या करने वाली है, कौन कौन से काम करती है, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बाद पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा। इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक कि वो लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें या कंपनी के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करें। उस प्रोस्पेक्टस में एक तरीके से इन्विटेशन होगा पब्लिक के लिए। एक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी जब ऑफर निकालती है तो कम से कम एक मिनिमम लिमिट होती है कि इससे कम शेयर्स अप्लाई सब्सक्राइब नहीं होने चाहिए। तो ये मिनी अमाउंट है जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि ये कम से कम पब्लिक सब्सक्रिप्शन करेगी तभी इस ऑफर को वैलिड माना जाएगा और शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनी अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस विच इज सब्सक्राइब्ड, विच मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। नाउ आते हैं शेयर कैपिटल। जैसे आप पार्टनर पैसा लगाते हैं तो वो पार्टनर की कैपिटल बनती है। ऐसे ही जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो वो जब पैसा मिलेगा पब्लिक से तो उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके जो पैसा आएगा डेट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है, रेज कर सकती है। कंपनी अपने शेयर्स बेचकर कितना मैक्सिमम अमाउंट रेज कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के MOA में लिखा हुआ मिलेगा। तो MOA के अंदर लिखा हुआ था कि मैक्सिमम कितना अमाउंट रेज कर सकती है, पर ऐसा नहीं है कि कंपनी इसके ज़्यादा कभी नहीं कर पाएगी। जब भी उसको इस ऑथराइज कैपिटल से ऊपर शेयर्स इशू करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना पड़ेगा विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आते हैं इशूड कैपिटल की तरफ। इशूड कैपिटल आपके ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर टू पब्लिक। मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की लिखी हुई है 1 करोड़, लेकिन कंपनी इस वक्त करंट ईयर में सिर्फ 20 लाख के ही शेयर्स इशू कर रही है। तो इशूड कैपिटल उस 1 करोड़ का एक हिस्सा हो गया जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर कंपनी को 20 लाख की ज़रूरत है तो 20 लाख के शेयर्स इशू कर रही है, बाकी के 80 लाख के जब भी ज़रूरत पड़ेगी वेन एवर द टाइम कम्स इट कैन इशू। तो वो ऑथराइज कैपिटल तक जब मर्जी जा सकती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से जितने शेयर्स इशू करेगी दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज कैपिटल। हाँ, इट कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल बट इट कैन नॉट एक्सीड। ऑथराइज्ड के बराबर इशू किया जा सकता है, पर इशूड उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को अपने क्लॉजेज में चेंज करके बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। देन देयर इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये वो वैल्यूज़ है जो कंपनी मंगाती है। कंपनी हो सकता है कि सारा पैसा एक साथ ना मंगाए, कंपनी जितना पैसा एक बारी में मंगा रही है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। जो कंपनी मंगा रही है पब्लिक से, सब्सक्राइबर से शेयर्स के पैसे देने के लिए, और उनमें से कितना पैसा वो लोग देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल का हिस्सा हो गया जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ने दिया है। तो ऑथराइज कैपिटल के मैक्सिमम कैपिटल होगी जो कंपनी मार्केट में रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट हो गया जो इस वक्त एक्चुअल में ऑफर किया जा रहा है। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी इस वक्त मंगा रही है। इशूड कैपिटल में से भी सारा पैसा एक साथ ना मंगाकर कुछ पैसा अगर अभी मंगाती है, कुछ इंस्टॉलमेंट से मंगाती है, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल बन जाएगी, और उनमें से ये जो पब्लिक ने दिया, जो शेयर होल्डर्स ने दिया, वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। इसके बाद एक है रिजर्व कैपिटल। ये वो पोर्शन है अनकॉल्ड, जैसे हमने बताया कॉल्ड कैपिटल कि कितना कंपनी ने मंगाया, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो विच कैन बी कॉल्ड ओनली केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तब मंगाया जाएगा, उसको रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। यानी कंपनी अभी इस शेयर इस पोर्शन को नहीं मंगा रही, वो तभी मंगाएगी जब कंपनी वाइंड अप होगी, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अब है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका कैपिटल प्रॉफिट है। अगर आपने कोई कैपिटल प्रॉफिट अर्न किया है, जो ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व होते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व एक ऐसा कैपिटल प्रॉफिट है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं होगा। इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं किस हेड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर,
मेन हेड के अंदर आपका रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व को शो किया जाएगा, बट इज द कैपिटल प्रॉफिट, ये कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अब प्राइवेट प्लेसमेंट है, जब भी कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जाएंगे कुछ खास सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, पब्लिक ऑफर नहीं किए जा रहे, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि कुछ खास लोगों को बुलाकर या इनवाइट करके उनको शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, वो खरीदना चाहते हैं तो खरीदेंगे। तो एक तरीके से इशू ऑफ शेयर्स है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को और कुछ खास ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। उसमें भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए कि हम लोग इनको ऑफ़र देने जा रहे हैं। इसमें कोई प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगी, कैपिटल रेस करने का सारा बचेगा। हम कुछ खास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुलाकर शेयर्स ऑफर कर लेंगे, बहुत टाइम बचता है पैसा रेस करने का। अब दो और कंसेप्ट हैं, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स क्या है? एनी अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड और डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कंपनी ने जितना पैसा मंगाया उनमें से जो पैसा शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, उस ड्यू डेट तक, जो डेट आपकी कॉल लेटर में लिखी हुई होगी, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जितना पैसा कंपनी ने मांगा और वो नहीं दिया, जितना डिले किया, 1 महीना 2 महीना, उस 2 महीने के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10% पर एनम एज पर टेबल एफ के अंदर लिखा हुआ है कि 10% पर एनम कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है उस अमाउंट के ऊपर जो शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया या डिले किया, लेट दिया, ड्यू डेट के बाद दिया। कॉल्स इन एडवांस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे देते हैं शेयर कंपनी को, तो ड्यू डेट से पहले पैसा देने को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इस पर एडवांस जो पैसा कंपनी के पास आएगा उस पर इंटरेस्ट कंपनी उन शेयर होल्डर्स को देगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एज पर टेबल एफ। तो कॉल्स इन एरियर्स पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है और कॉल्स इन एडवांस पर 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इस क्लास में हमने कंपनी, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ शेयर्स और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होते हैं वो देखे। अगली क्लास में हम इसी इशू ऑफ शेयर से जुड़े हुए कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस और उसके ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शंस कैसे की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू, गुड बाय।